नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज़ शीतल एंड आज की जो वीडियो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ जो कि मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे कमेंट बॉक्स में। आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप पिछले 6 महीने से जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट आपका CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, आपने थाउजेंड्स ऑफ जॉब के लिए अप्लाई कर दिया बट स्टिल आपको कोई कॉल बैक नहीं आया है गाइज़। सो गाइज़, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इनमें से टॉप 7 रीज़न्स जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, ये ऐसे रीज़न्स हैं जिनको आप अपने एंड पर करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक रीज़न ऐसा है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे जो रीज़न हैं उनको आप अपने एंड पर करेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइज़, बिकॉज डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ ये बीइंग एन HR देने वाली हूँ। बीइंग एन HR अगर मेरे पास कोई प्रोफाइल आता है, मेरे पास कोई रेज्यूमे आता है, तो मेरे को क्या चीज़ें उसमें देखनी होती है, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ एक प्रोफाइल से, उस नज़रिए को लेकर मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, द फर्स्ट रीज़न कैन बी योर ईमेल सब्जेक्ट एंड ईमेल आईडी। सो जब अपना रेज्यूमे आप फॉरवर्ड करते हैं, सो आपको ये रेज्यूमे जो फॉरवर्ड करना है अपनी एक डिसेंट ईमेल आईडी से फॉरवर्ड करना है। आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम और सरनेम से वो ईमेल आईडी बनी होनी चाहिए, या अगर आप सरनेम से नहीं भी बना रहे हो तो नाम आपका वहाँ पर होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कूल ईमेल आईडी बना देते हैं, बहुत ही फंकी ईमेल आईडी बना देते हैं, कैजुअल ईमेल आईडी बना देते हैं, जैसे gymfreak99@gmail.com, coolboy61@gmail.com। सो इस तरीके की जितनी भी ईमेल आईडीज़ होती हैं वो अनप्रोफेशनल ईमेल आईडीज़ में आती हैं। तो जब आपका रेज्यूमे HR के पास में जाता है एंड HR वो ईमेल आईडी देखते हैं तो वहीं पर आपका रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आपके रेज्यूमे में अंदर क्या है वो देखते भी नहीं है, आपकी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल में जो सब्जेक्ट होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अब कई लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसमें लिख देते हैं रेज्यूमे, उसमें लिख देते हैं बायोडेटा। सो इस तरीके से अगर आप भेजते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो हाईलाइट नहीं हो पाता है HR को, बिकॉज जब एक HR जो पोस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए 10, तो उन्होंने पोस्टिंग करी, अब उनके पास रेज्यूमे आ गए 1000, तो हज़ारों रेज्यूमे को वो ओपन कैसे करेंगे? तो जहाँ पर उनको दिखेगा कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है वो डायरेक्टली उसको जाके क्लिक करते हैं, बिकॉज किसी भी रिक्रूटर के पास या किसी भी HR के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे रेज्यूमे को गो थ्रू करे फिर शॉर्टलिस्ट करें। तो वहाँ पर जो टाइटल में जो रेज्यूमे रेलिवेंट लगता है उनको, उसको वो ओपन करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कैन बी डिलेड एप्लीकेशन। सो डिलेड एप्लीकेशन बेसिकली जैसे ही कोई जॉब पोस्ट हुई वहाँ पर लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड हो सकता है कि वो जो पोजीशन है वो अर्जेंट है और वो पोजीशन 1 दिन में 2 दिन में फिल हो गई एंड आप अप्लाई कर रहे हैं 5 डेज़ बाद, 6 डेज़ बाद, 10 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद। बिकॉज़ मैं अपने चैनल पर देखती हूँ कि जो वीडियोस मैंने 3 महीने पहले बनाई है या फिर मैंने 2 महीने पहले भी बनाई है, वहाँ पर भी लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड उस पर भी वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइज़, कोई पॉइंट नहीं है अगर कोई भी जॉब जो है 2 महीने पहले पोस्ट हुई है, 1 महीने पहले पोस्ट हुई है और आई वुड से कि 10 दिन पहले भी पोस्ट हुई है, तो उस पर अप्लाई करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, बिकॉज़ उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे रेज्यूमेस जा चुके होंगे एंड हो सकता है कि वो प्रोफाइल्स जो है वो क्लोज भी हो गई हो। तो अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए लेट अप्लाई कर रहे हैं, आप इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके रेज्यूमे के सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, अब आपका रेज्यूमे चला गया, आपने एक डिसेंट ईमेल आईडी से भी भेज दिया, अब जब रेज्यूमे आपका ओपन हुआ तो रेज्यूमे अनप्रोफेशनल है। अब रेज्यूमे आपको प्रोफेशनल कैसे बनाना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है गाइज़, आप उस वीडियो को चेक करिए, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएगी एंड वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। सो मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि रेज्यूमे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेज्यूमे जो है बहुत लेंथी नहीं रखना है, 1 से 2 पेज का रेज्यूमे आपका होना चाहिए। फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए रेज्यूमे की, फॉर्मेटिंग कम्प्लीटली प्रोफेशनल होनी चाहिए।
फ़ॉन्ट स्टाइल प्रोफेशनल होना चाहिए एंड यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जितनी भी हायरिंग्स होती है गाइस, वहाँ पर एवरेज कम्युनिकेशन ज़रूर मांगी जाती है। तो वहाँ पर आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं तो रेज्यूमे में आपको कोई भी स्पेलिंग या फिर ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू गाइज आर अवॉइडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। यू आर रैंडमली अप्लाइंग फॉर द जॉब्स बिकॉज यू आर इन द नीड ऑफ जॉब, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है एंड यू आर ईगरली लुकिंग फॉर जॉब एंड यू आर अप्लाइंग फॉर ईच XY जॉब्स without checking the job description and eligibility criteria. So this is the common mistake which maximum candidates are doing. They are just seeing the job notification and they are just applying for it. So guys, आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करना है कि वो जो स्किल्स वहाँ पे मांगी है, जो वर्क प्रोफाइल वहाँ पे मांगी है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसको मैच करिए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और अपनी स्किल्स को मैच करिए एंड देन उसके बाद में अप्लाई करिए। फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि अगर कोई जॉब पोस्ट करती है कोई कंपनी, सो वो कंपनी अगर मान लीजिए कि कंपनी ने naukri.com पे पोस्ट कर दिया, तो naukri.com से या फिर उनकी जो वेबसाइट पर उन्होंने पोस्ट कर दिया, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर वही जॉब्स जो है अलग अलग नेटवर्क्स पे शेयर हो गई, यूट्यूब पे शेयर हो गई, इंस्टाग्राम पे शेयर हो गई, टेलीग्राम पे शेयर हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हो गई, तो इतनी ज़्यादा जगह पर शेयर हो गई कि वहाँ से जो है रिज्यूमे काफ़ी सारे HR के पास में आ गए एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया गाइस। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कॉल्स नहीं आ रही हो। एंड द सिक्स्थ रीज़न कैन बी दैट यू आर लेस और ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट में भी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान रखना है। सो ये पॉइंट भी उससे से रिलेटेड है। सो फॉर एग्जांपल एक जॉब निकली है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, जहाँ पर उन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। अब वहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिनको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिनको कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट उनको लगता है कि उनकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी है, वो कस्टमर इंटरेक्शन में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिनको 10 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, जिनको 8 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, ओके। एंड वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे गाइस, वो 1.5 to 3 इयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ज़्यादा होंगे। अगर आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन का चांस नहीं है, या अगर आपको 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन का चांस नहीं है। बिकॉज़ अगर HR ने एक क्राइटेरिया रखा है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन्होंने उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखा है, उसके अकॉर्डिंगली रखा है। अब उसमें लेस क्वालिफाइड लोग अप्लाई करेंगे, वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो ओवर क्वालिफाइड लोग होंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज़, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अच्छे से गो थ्रू करना है बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो करंट लोकेशन है, जो आप रेज्यूमे में मेंशन करते हैं या फिर आप जिस भी लोकेशन से अप्लाई करते हैं, वो बहुत ही मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल ओपनिंग है दिल्ली के लिए एंड आप रहते हैं बैंगलोर में एंड आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर अगर उन्होंने मांगा है स्पेसिफिकली कि दिल्ली के ही कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है और आपने फिर भी अप्लाई कर दिया, तो आपका वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा प्रोफाइल। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप दिल्ली लोकेशन में रीलोकेट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप इसीलिए उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट HR को कैसे पता चलेगा कि आप बैंगलोर में रहते हैं बट दिल्ली रीलोकेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में आने के लिए? तो वहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, तो वहाँ पर रेज्यूमे में आप जो आपकी करंट लोकेशन है वो आपने लिख दी बैंगलोर एंड उसके जस्ट नीचे यू कैन मेंशन प्रेफर्ड लोकेशन दिल्ली। वहाँ पर उसको ये क्लैरिटी हो जाएगी, जो HR है उनको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो कैंडिडेट है ये इंटरेस्टेड है दिल्ली आने में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि अभी बहुत सारी पोजीशंस जो है वो वर्क फ्रॉम होम चल रही है। अब आपको डिफरेंस समझना होगा वर्क फ्रॉम होम और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम में। परमानेंट वर्क फ्रॉम अगर आपकी प्रोफाइल है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है अगर, तब तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी वर्क फ्रॉम होम है एंड आफ्टर कोविड आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा एंड
आप जो है उस लोकेशन में नहीं रहते हैं जिस लोकेशन में ऑफिस है, तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है रिलोकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। सो गाइस फाइनली आई एम रिलैक्स्ड बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रही थी, बिकॉज टाइम का थोड़ा क्रंच था, टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे, इस वजह से मैं आपसे डिटेल में इस पे बात नहीं कर पा रही थी। एंड आई होप कि अब आप लोगों के जो सिलेक्शन के चांसेस है वो थोड़े से तो ब्राइटर ज़रूर हो जाएंगे। तो गाइज आई विल सी यू सून विद अ न्यू अनइन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।